तो पिछले डिस्कशन में हम जो बक्सर का युद्ध था उसके कुछ कारणों को शुरू कर दिए थे, जिसमें दो कारणों को हमने देखा था। पहला कि मीर कासिम अपनी सेना को फिर से सुदृढ़ करना चालू कर दिया, जिससे कंपनी के मन में ये भय हुआ कि ये आगे चलकर हमारा प्रतिद्वंदी बन सकता है या ये हमारी बातों को हमारे अनुसार नहीं मान सकता है। तो ये पहला कारण था। दूसरा था कि जो राजधानी का स्थानांतरण था उसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था, और क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काफी कुछ हस्तक्षेप कंपनी के द्वारा किया जा रहा था और उन हस्तक्षेप से मीर कासिम काफी परेशान था। तीसरा कारण हम देखते हैं व्यापार के क्षेत्र में। तो व्यापार के क्षेत्र में पहला कारण है कि कंपनी को ट्रेड दस्तक सिस्टम दिया गया था, जो एक व्यापार परमिट की तरह होता है। तो इस व्यापार परमिट का कंपनी के द्वारा मिस यूज किया जा रहा था, क्योंकि इस व्यापार जो परमिट था उसे अन्य जो व्यापारी थे उन्हें कुछ पैसे लेकर बेच दिया जाता था। तो पहला था कि व्यापार परमिट का दुरुपयोग किया जाता था, जैसे बेचकर। दूसरा था कि जो कंपनी थी वो जोर जबरदस्ती करती थी लोकल व्यापारियों के साथ कि लोकल व्यापारी अपने वस्तुओं को कम दाम में कंपनी को बेचें। कम दाम के लिए कंपनी का दबाव था। तीसरा था कि कंपनी के द्वारा एक अनइक्वल, एक असमान कंपटीशन किया जा रहा था व्यापार में। जो कंपनी के जो व्यापारी थे और जो वहां के लोकल व्यापारी थे उनके बीच में एक असमान प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपनी के व्यापारियों के लिए फायदेमंद थी लेकिन वहां के लोकल व्यापारियों के लिए फायदेमंद नहीं थी, जिसकी वजह से लोकल व्यापारियों का उतना बढ़िया व्यापार नहीं होता था और वो राज्य को, नवाब को अपना अच्छे से टैक्स नहीं दे पाते थे। असमान प्रतिस्पर्धा। तो इन तीनों कारणों के कारण जो बंगाल का नवाब था उसके राजस्व में कमी हुई, राजस्व को हानि हुई, और इसी हानि से परेशान होकर मीर कासिम ने ये निर्णय लिया कि जो प्रावधान कंपनी के व्यापार के लिए दिए गए हैं, जो उनको छूटें दी गई हैं, उन छूटों को बंद किया जाए। तो छूटों को बंद करने का प्रयास किया। लेकिन इस छूट को बंद करने के प्रयास को कंपनी के द्वारा विरोध किया गया, और इसके पश्चात कंपनी ने बंगाल के नवाब से मुंगेर और मुर्शिदाबाद के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, क्योंकि नवाब और कंपनी के बीच में जो संबंध थे उन संबंध में तनाव पैदा हो गया। तो इससे संबंध में तनाव पैदा हुआ और कंपनी के द्वारा मुर्शिदाबाद और मुंगेर का कब्जा किया गया। और कब्जे के दौरान जो मीर कासिम था वो अवध के नवाब के पास भाग गया और अवध के नवाब के पास गया और उसने एक संघ बनाया। इस संघ में अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था और स्वयं मीर कासिम था।
तो इस संघ का निर्माण इन्होंने बंगाल को फिर से कंपनी से ले लेने के लिए इस संघ का निर्माण किया। बंगाल पुनर्ग्रहण हेतु इन्होंने बंगाल, और इसके कारण जो बक्सर का युद्ध है वो होता है, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में होता है। और इस बक्सर के युद्ध में जो संघ की सेना थी, यानी जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना थी, उसको संयुक्त रूप से जो कंपनी की सेना थी उसने पराजित कर दिया। और युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। तो अब देखते हैं कि जो युद्ध है उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम, तो इसका परिणाम दो संदर्भ में हुआ, पहला बंगाल और दूसरा इसका परिणाम हुआ इलाहाबाद की संधि के रूप में, इलाहाबाद की संधि। तो बंगाल में मीर जाफर को फिर से नवाब घोषित किया गया, नवाब की गद्दी में बैठाया गया, लेकिन नवाब के साथ नायब सूबेदार की भी नियुक्ति की गई। नायब सूबेदार, और नायब जो सूबेदार था वो वास्तविक प्रशासक बना बंगाल का, वास्तविक प्रशासक। और इसकी जो नियुक्ति और पद मुक्ति की गई वो कंपनी के द्वारा, नियुक्ति पद मुक्ति कंपनी द्वारा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मीर जाफर एक डी जूरे शासक था बंगाल का, और नायब सूबेदार जो था वो डी फैक्टो यानी वास्तविक शासक था। तो ये बंगाल के संबंध में जो युद्ध हुआ उसके परिणाम। अब देखते हैं इलाहाबाद संधि। तो इलाहाबाद संधि में दो संधियां की गई, पहले की गई अवध के साथ और दूसरी की गई मुगल शासक के साथ। और ये दोनों संधियों को अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। तो ये याद रखिएगा कि जो बक्सर का युद्ध है उसमें कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया, और जो बक्सर युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि थी उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। तो ये याद रखने वाली बात है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि अवध के साथ संधि में क्या प्रावधान थे और मुगल शासक के साथ संधि में क्या प्रावधान थे। अवध, तो अवध के नवाब के साथ संधि में ये समझौता किया गया कि अवध के नवाब इलाहाबाद और करा का क्षेत्र मुगल शासक को देंगे। दूसरा कि जो बनारस की जमींदारी है, बनारस जमींदारी को बलवंत सिंह को देंगे। तीसरा, अवध के नवाब 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को देंगे। तो ये अवध के साथ संधि की गई। अब मुगल शासक के साथ देख लेते हैं। मुगल शासक और साथ में जो अवध के साथ
संधि की गई उसमें ब्रिटिशों के द्वारा ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स अवध की रक्षा करेंगे जो अफगानियों का आक्रमण हो रहा है उससे, और जो मराठाओं के द्वारा लूटपाट का कार्य किया जा रहा है अवध में उससे कंपनी की जो सेना है वो अवध की रक्षा करेगी। अफगान आक्रमण, मराठा लूटपाट से अवध की रक्षा। तो ये पूरे प्रावधान हैं संधि के जो अवध के साथ किए गए। अब देखते हैं मुगल शासक के साथ। तो मुगल शासक के साथ संधि की गई कि मुगल शासक बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को देंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को देंगे। दूसरा ये कहा गया कि जो मुगल शासक हैं वो इलाहाबाद में रहेंगे और आगे का जीवन बिताएंगे और वो कंपनी की सेना के संरक्षण में रहेंगे। इलाहाबाद प्रवास कंपनी के संरक्षण में। और ये जो दीवानी दी गई थी वो उसके लिए कंपनी के द्वारा 26 लाख रुपए प्रति वर्ष कंपनी के द्वारा मुगल शासक को दिए जाएंगे। तो ये ट्रीटी थी। अब देखते हैं कि इस ट्रीटी का निष्कर्ष क्या निकलता है। ये जो संधि थी वो और कंपनी के लिए फायदेमंद किस प्रकार से साबित हुई। तो संधि का निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष अवध के संदर्भ में ये निकला कि अवध जो है वो एक बफर राज्य के रूप में बंगाल के लिए विकसित हुआ। बफर राज्य का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि विकसित हुआ क्योंकि अगर कोई भी बंगाल में आक्रमण करना चाहेगा तो उसको सबसे पहले आक्रमण अवध में करना होगा और अवध का जो रक्षा की जिम्मेदारी थी वो कंपनी की सेना को दे दी गई थी। तो कंपनी की सेना अवध में ही जो दूसरे बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे लड़ेंगी, जिससे जो अवध की जो बंगाल की व्यवस्था है उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचेगी। तो ये एक बफर राज्य, संक्रमण राज्य के रूप में अवध को विकसित किया गया जो बंगाल में कंपनी के हित को पोषित करता है। अवध संक्रमण राज्य के रूप में और दूसरा मुगल शासक के साथ संधि के निष्कर्ष ये है को एक रबर स्टाम्प की तरह बना दिया गया जिसका उपयोग वो मुगल शासक के फरमान की वैधता के लिए करते थे और उसी मुगल शासक के फरमान की वैधता से उन्होंने अपने राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों को पोषित किया बंगाल और उसके अलावा और भी क्षेत्रों में। मुगल शासक रबर स्टाम्प बने जिनका उपयोग फरमान की वैधता में किया गया और इन फरमान की वैधता में इसलिए किया गया ताकि जनता के द्वारा विद्रोह कंपनी का ना किया जाए। उसके पीछे वजह बता दी जाए कि ये मुगल शासक का फरमान है जिससे जनता कंपनी का विद्रोह नहीं करेगी। तो ये निष्कर्ष थे संधि के। अब देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो बक्सर का युद्ध था उसको क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि ये क्रांति नहीं है। तो उनके क्रांति के विपक्ष में कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, आर्गुमेंट्स किए हैं।
तो उन आर्गुमेंट्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध एक क्रांति नहीं थी बंगाल के लिए। क्रांति नहीं। तो पहला जो तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है कि क्रांति की शुरुआत वहां की जनता के द्वारा की जाती है, लेकिन बक्सर के युद्ध में युद्ध की शुरुआत जनता के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि ये नवाब और कंपनी के बीच में शुरू हुआ था। आरंभ जनता द्वारा नहीं। दूसरा है कि बक्सर के युद्ध में जनता की सहभागिता नहीं थी। युद्ध में जनता की सहभागिता नहीं, जबकि क्रांति में जनता की सहभागिता होती है। तीसरा, युद्ध के पश्चात जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ उससे जनता को कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और लेकिन क्रांति के पश्चात जनता को लाभ होता है। युद्ध पश्चात लाभ नहीं। चौथा ये है कि क्रांति के पश्चात जब व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उस व्यवस्था में जनता के द्वारा सहभागिता की जाती है, लेकिन इस युद्ध के बाद जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ उसमें जनता की किसी प्रकार से सहभागिता नहीं है। व्यवस्था में जनता सहभागिता नहीं। नेक्स्ट है कि ये जो युद्ध हुआ इससे बंगाल की राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था में बड़े स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुए। पहले अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था, अब प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के द्वारा लगभग शासन की शुरुआत हुई, तो इससे कोई बड़ा शासन व्यवस्था राज्य व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि क्रांति के द्वारा बड़े स्तर पर शासन व्यवस्था और राज्य व्यवस्था में अंतर होता है। बड़े स्तर पर राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था परिवर्तित नहीं। तो ये सारे विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि बक्सर के युद्ध को क्रांति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे नेक्स्ट डिस्कशन में अपन जो द्वैध शासन है वहां से चालू करेंगे।